एक बार फिर से मैं आपके सामने आज के पैंडेमिक डिजीज कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूं। मैं हूं आपका शुभचिंतक डॉक्टर नदीम। आशा करता हूं कि आप सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। आज से पहले भी इस बीमारी के ऊपर एक वीडियो बनाया जा चुका है और उस वीडियो में इस बीमारी के बारे में सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है। वो जानने के लिए नीचे दिए गए हुए लिंक पे क्लिक करें। आज जिस महामारी के साथ में हम जी रहे हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, लोगों के मन में सवालों का ढेर, एक साथ खूब सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। एक तरफ हॉस्पिटल के तरफ से काफी सारे प्रिकॉशंस की बात हो रही है, तो दूसरे तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से काफी सारे रूल्स और रेगुलेशन की, और साथ में सोशल मीडिया के जरिए सही और गलत इंफॉर्मेशन का भरमार लगता जा रहा है। आज मैं आपके सामने में इन 5-6 मुद्दों पे बात रखने जा रहा हूं। सबसे पहला, बीमारी के सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में जो कंफ्यूजन है। दूसरा, वायरस इंसान के जिस्म के बाहर में कितना देर जिंदा रह सकता है। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूमर्स यानी अफवाहों के बारे में। चौथा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने वाले न्यूट्रिशन के बारे में। पांचवा, इस बीमारी से लड़ने वाली दवाओं और रिसर्च के बारे में। और आखिरी में आइसोलेशन यानी लॉकडाउन के बारे में। और लोगों के सवाल इस बीमारी के सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में कुछ ऐसे हैं। मुझे पिछले 10 दिनों से खांसी है, तो क्या मुझे ये इन्फेक्शन हो चुका है? अब मेरे गले में खराश है और साथ में सर्दी जुकाम भी, तो क्या मैं इन्फेक्टेड हूं? सर्दी जुकाम के साथ साथ मुझे बुखार भी है, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूं, तो क्या मुझे इन्फेक्शन हुआ था? सांस लेने में मुझे दिक्कत महसूस होती रहती कभी कभी, और ऐसा लगता है कि मेरे सीने में कुछ अटका हुआ है। ये ऐसा मुझे पिछले 5 महीनों से हो रहा है, तो क्या मुझे ये इन्फेक्शन है? 1 महीना पहले मुझे बुखार हुआ था और मेरे पेट में आजकल दर्द होता रहता है, तो क्या मुझे भी इन्फेक्शन है? एक बार किसी को यह बीमारी हो जाए तो क्या यह दोबारा भी हो सकता है, यानी इसमें रिकरेंस के भी चांसेस हैं? नोट पकड़ने से या बाहर से आया हुआ डिलीवरी वाला सामान से भी इन्फेक्शन फैलता है क्या? सब्जी या ग्रोसरी का सामान लाने के बाद डिटॉल से धोना चाहिए क्या? आजकल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में काफी बातें हो रही है, मैं एडवांस में खा लूं क्या? इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? मैं अपने एक दोस्त के साथ में था और वो बाद में पॉजिटिव पाया गया, उसको हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया, लेकिन मेरे अंदर में कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो क्या मैं सेफ हूं और मुझे आगे टेस्ट करवाने के लिए जाना चाहिए? आइए मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। आप सबसे पहले इस बीमारी को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि जो इन्फेक्टेड इंसान है उनके खांसने या छींकने पे वो वायरस ड्रॉपलेट्स के साथ में बाहर आता है और उनसे क्लोज कांटेक्ट की वजह से उनके अगल बगल में रहने वाले इंसान को सांस के जरिए होते हुए उनके लंग्स में चला जाता है यह वायरस, और इस तरह से वहां पे भी इन्फेक्शन फैला देता है। वायरस से एक्सपोजर के 2 से 12 दिन के बाद इंसान के अंदर में सिम्टम्स पैदा होना शुरू होता है। अगर किसी को सिर्फ खांसी है, सिर्फ सर्दी जुकाम है, या सिर्फ हल्का हल्का सीने में दर्द है, या सिर्फ गले में खराश है, तो आपको ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल सा कोल्ड या वायरल फीवर भी हो सकता है। कोरोना वायरस डिजीज के लक्षण कुछ ऐसे हैं। सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत। एक साथ सारे लक्षण सामने नहीं आते हैं। सबसे पहले फटीग, उसके बाद साथ में सर में दर्द, फिर अगले दिन बुखार और गले में खराश और खांसी, फिर पूरे जिस्म में जॉइंट्स में दर्द होगा। उसके बाद 4th-5th डे पे सांस में दिक्कत महसूस होना, और फिर उल्टी और लूज मोशन साथ में हो सकता है। 7वें या 8वें दिन पे लक्षण में सुधार होगा। अगर सुधार हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी ने वायरल इन्फेक्शन को बर्दाश्त कर लिया है और आप बिल्कुल सेफ है। आपकी बॉडी अब इस वायरस से रेजिस्टेंट हो चुकी है। लेकिन लक्षण और बिगड़ते जा रहे हैं, जैसे सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ, सीने में टाइटनेस, होठ का रंग बदलना। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इमरजेंसी की जरूरत है। और वैसे हर मुल्क में इंसान की इम्यूनिटी के हिसाब से अलग अलग असर देखा जा रहा है, इसलिए कुछ मुल्क में डेथ रेट ज्यादा है तो कुछ मुल्क में ज्यादा नहीं है, और लगभग 25% लोगों में कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार किसी को यह बीमारी हो जाए तो क्या दोबारा भी हो सकता है, यानी इसमें रिकरेंस के भी चांसेस हैं। आपको ये इन्फेक्शन हो जाए तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाते हैं, जो कि ज्यादा दिन तक रहेगा, लेकिन लाइफ टाइम इम्यूनिटी नहीं है इससे। अभी दोबारा हो सकता है, लेकिन जल्दी नहीं। नोट पकड़ने से या बाहर से आया हुआ डिलीवरी वाला सामान से भी ये इन्फेक्शन फैलता है क्या, या ये वायरस हवा में भी रह सकता है क्या? आपको बताता चलो, ये वायरस इन्फेक्टेड इंसान के खांसने और छींकने से
ड्रॉपलेट्स के साथ बाहर निकलता है और नए रिसर्च के हिसाब से यह वायरस हवा में 2.5 से 3 घंटे तक रह सकता है। इसके अलावा गत्ता यानी कि कार्डबोर्ड पे 1 दिन, प्लास्टिक और स्टील पे 3 दिन, लकड़ी और ग्लास पे 5 दिन, एल्युमिनियम पे 8 घंटा रह सकता है। तो हाँ, अगर ये कहा जाए कि नोट पकड़ने से या बाहर से हुए सामान से भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। नोट एक्सचेंज अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान से हुआ है तो बिल्कुल हो सकता है आपको भी। तो इसलिए बाहर से आया हुआ कोई भी सामान पकड़ने के बाद आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपने हाथ को अच्छे से वॉश करें। सब्जी या ग्रोसरी का सामान लाने के बाद डेटॉल से धोना चाहिए क्या? सब्जी या नॉनवेज आइटम को डेटॉल से नहीं धोना चाहिए। डेटॉल में ज्यादा रसायन होते हैं जो कि इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। सब्जी को डिश सोप से वॉश कर सकते हैं या फिर एक जगह पे पानी इकट्ठा कर लीजिए और उसमें नमक मिला करके सब्जी को 5 मिनट के लिए डाल दीजिए तो काफी होगा। और इसके अलावा या तो पानी और विनेगर से भी धो सकते हैं। ज्यादा अच्छा से पका लेना काफी होगा डिसइंफेक्शन के लिए, और खाने से ये इन्फेक्शन नहीं फैलता है। ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। हाँ, जिस प्लास्टिक बैग में या झोले में आपने ग्रोसरी का सामान लाया है उसको अच्छे से डिस्पोज करिए या सैनिटाइज करिए। और फोन, लैपटॉप, ग्लासेस या जो भी इस तरह की चीजें हैं जिसको हम बार बार टच करते हैं, ऐसी चीजों को सैनिटाइज करते रहना चाहिए सैनिटाइजर से। और हर काम करने के बाद अपने हाथ को बहुत अच्छे से धोइए। आजकल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में काफी बातें हो रही है। मैं एडवांस में खा लूं क्या? हाँ, इस पे रिसर्च जारी है। ये मलेरिया को ठीक करने वाले दवाओं में से एक है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह यह दवा काम करता है, लेकिन इसका सक्सेस रेट सिर्फ 40% लोगों में ही देखा गया है। और साथ में जिसको भी दिल की बीमारी है उनके लिए यह दवा बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। आपने सुना होगा न्यूज में कि एक बंदे ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन खाया और खाते ही मर गया। तो बिना डॉक्टर के मशवरे से आपको यह दवा बिल्कुल भी नहीं खाना है। डॉक्टर आपको अच्छे से जांचने के बाद ही कोई दवा प्रिस्क्राइब करेगा। मैं अपने एक दोस्त के साथ में था और वो बाद में पॉजिटिव पाया गया। उसके अंदर सिम्टम्स भी थे, उसको हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया, लेकिन मेरे अंदर में कोई भी सिम्टम्स नहीं। तो क्या मैं सेफ हूं या मुझे आगे कोई टेस्ट करवाने की जरूरत है? जी हाँ, ज्यादा चांसेस हैं कि आप भी इन्फेक्टेड होंगे। अगर आपके अंदर सिम्टम्स नहीं हैं तो प्लीज अपने आप को 2 हफ्ते के लिए आइसोलेट कर लीजिए। आप किसी के कांटेक्ट में मत जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे मेंटेन करिए। जो सामान आप यूज कर रहे हैं उसको दूसरों को मत छूने दीजिए। अगर सिम्टम्स आते हैं तो प्लीज हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके इन्फॉर्म करिए। हेल्थ केयर के लोग आपको सही वक्त पे सही मशवरा देंगे और जरूरत पड़ेगी तो आपको जांचने के लिए आपके घर पे भी आ जाएंगे। मेरे घर में एक केस पॉजिटिव है और उनको माइल्ड सिम्टम्स है। हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? हॉस्पिटल में जांच हो चुका है और पॉजिटिव है। माइल्ड सिम्टम्स या न के बराबर सिम्टम्स होने की वजह से ही डॉक्टर ने उन्हें होम आइसोलेशन के लिए मशवरा दिया है। तो आप उनके लिए एक रूम और वॉशरूम बिल्कुल अलग कर दीजिए। जो पेशेंट है उनको लगातार मास्क पहनना चाहिए और मास्क गीला होते ही बदल लेना चाहिए। उनके लिए इस्तेमाल का सारा सामान अलग होना चाहिए। फैमिली के अंदर भी सबसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। जिस प्लेट या ग्लास का इस्तेमाल वो करते हैं उनको अच्छे से वॉश करिए, ग्लव्स पहन के, और वो भी डेटॉल के पानी से। आप जब भी उनको सर्व करने जाएं दवा, पानी या खाने के लिए, तो प्लीज आप भी ग्लव्स और मास्क अच्छे से पहन के जाइए। बाद में अच्छे से ग्लव्स एंड मास्क को डिस्पोज करिए और अपने आप को सैनिटाइज करिए। आप अपने घर पे भी उनके बॉडी टेम्परेचर को लगातार देखते रहिए। बीच बीच में सिम्टम्स अगर ज्यादा बढ़ रहा है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो प्लीज हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करिए या हॉस्पिटल लेके जाइए। साथ में इस बात का भी ख्याल रखिए कि पेशेंट के साथ ऐसा बर्ताव मत करिए कि उनको डिस्क्रिमिनेशन जैसा फील हो, यानी कि उनको भेदभाव ना लगे। ऐसे सिचुएशन पे मरीज को भी और हेल्दी इंसान को भी समझने की जरूरत है कि अभी जो भी हो रहा है वो वक्त की नज़ाकत है और सिर्फ 2 से 3 हफ्ते की बात है। और घर पे जो भी बूढ़े ज़ईफ लोग हैं उनको मरीज से काफी दूर रखिए। आज के टाइम जिनका इम्यून सिस्टम वीक है या कमजोर है उन पे ये वायरल इन्फेक्शन का ज्यादा असर पड़ रहा है और वो लोग हाई रिस्क में काउंट होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सवाल तो बनता है कि इम्यून सिस्टम को मजबूत कैसे बनाया जाए। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये इम्यून सिस्टम है क्या।
ये ऑर्गन्स, सेल्स और प्रोटीन्स का एक नेटवर्क है। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम है जो हमें जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस और माइक्रोब्स से सेफ रखता है। हमें कोई भी बीमारी होनी होती है तो सबसे पहले ये खुद फाइट करता है, और अगर ये हार जाए तो हमें बाहर से दवाओं की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि फ्लू का सीजन है और एक ही फैमिली में कुछ लोगों को आसानी से कोल्ड हो जाता है और एक दो लोगों को ये इन्फेक्शन नहीं होता है, तो ये सब इम्यून सिस्टम का खेल है। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है या कमजोर? आपको 5 लक्षण बताने जा रहा हूं जिससे पता चलेगा आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है और आपको ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। एक इंसान को अगर बहुत जल्दी से कोल्ड हो जाए, बहुत आसानी से कोल्ड हो जाए, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को सालों भर सर्दी जुकाम है। आपको बताता चलूं कि एक नॉर्मल और एवरेज हेल्दी इंसान को एक साल में सिर्फ 2 से 4 बार ही सर्दी जुकाम होता है। सर्दी जुकाम नॉर्मली 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर किसी को 8 से 10 दिन या उससे ज्यादा लग रहा है ठीक होने में, तो इसका मतलब उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर है। नाक का अक्सर सूखा रहना यानी कि ड्राई नोज आपका गीला है तो इसका मतलब म्यूकस सिक्रीशन सही हो रहा है। ये म्यूकस जर्म्स, बैक्टीरिया को आसानी से पकड़ लेते हैं और सही डायरेक्शन में डिस्पोज कर देते हैं। अगर लगातार सूखा रह रहा है आपका नोज तो इम्यून सिस्टम के कमजोर होने की निशानी है ये। आपको कोई भी इंजरी हो जाए ब्लेड से या शीशे से या कोई भी जख्म हो जाए तो उसको हील होने में या ठीक होने में ज्यादा वक्त लग रहा है और जरा सा काम करके जल्दी थक जाना और ऐसा लगता है कि जैसे जिस्म में ताकत ही नहीं है और कोई भी काम करने का मन नहीं होता है, स्टैमिना बिल्कुल भी नहीं है और हमेशा सोने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब इम्यून सिस्टम आपका कमजोर है। तो अब सवाल यह है कि इम्यून सिस्टम को मजबूत कैसे बनाया जाए। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए ये 5 चीजें जरूरी है। सबसे पहला, हेल्दी स्लीप। 6.5 से 7.5 घंटा की सुकून की नींद बहुत ही जरूरी है। हेल्दी डाइट यानी कि स्वस्थ आहार, फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ। फिजिकल एक्सरसाइज, लॉकडाउन के टाइम में भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि दौड़ना है या पुशअप्स है या दंड बैठक है। 20 मिनट तक अब रोजाना एक्सरसाइज करिए और ऐसे एक्सरसाइज करिए कि पसीना निकल जाए। स्मोकिंग बंद करिए, ड्रिंकिंग बंद करिए, और जो भी खाना आप खाएं उसमें अगर ये 5 चीजें हैं तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, बीटा कैरोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आपके शरीर को इससे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगा, इससे आपकी इम्यूनिटी और लॉन्जिविटी दोनों बढ़ेगी। यानी कि बस ये समझ लीजिए कि आपका उम्र भी बढ़ेगा एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से। विटामिन सी के लिए सिट्रस फ्रूट्स यानी कि संतरे, नींबू, आंवला, अंगूर, ब्रोकली और स्ट्रॉबेरी। विटामिन ई के लिए बादाम, मूंगफली, सनफ्लावर सीड्स। जिंक के लिए काबुली चना, सीप और काजू। बीटा कैरोटीन के लिए गाजर, एप्रिकॉट, आम, साथ में पपीता, शकरकंदी, साग, हरी सब्जी और कद्दू। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए ऑयली फिश और अखरोट। आपका सवाल यह भी हो सकता है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स तो टैबलेट या दवाओं में भी मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, सप्लीमेंट्स के नाम पे कितने सारे मेडिसिन हैं मार्केट में, जैसे कि बीकोसुल्स, A to Z, जिसके अंदर मल्टीविटामिन्स और एक साथ काफी सारे मिनरल्स होते हैं। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट्स लेने से पहले अपने नजदीकी डॉक्टर का मशवरा जरूर लीजिए। आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि ये इतने सारे फ्रूट्स और सब्जी तो काफी महंगे होंगे। आपको मैं याद दिलाता चलूं कि आप इससे ज्यादा महंगी दवाएं 1 महीना में खा लेते हैं, तो ज्यादा अच्छा है कि ऑर्गेनिक फूड, फ्रूट्स, सब्जी का सेवन करें। आज इस बीमारी की वजह से जो रूमर्स और अफवाहें हैं, मैं अब उनके बारे में बात कर रहा हूं। अफवाहों का मामला ऐसा है कि लोग इस बीमारी से नहीं बल्कि अफवाहों से अपनी जान गंवा बैठेंगे, और इन अफवाहों की वजह से लोगों ने इसे पॉलिटिकल और धार्मिक स्टेटस पे दे दिया है। ये एक वायरस है जो हम में से किसी को भी हो सकता है। पूरे दुनिया में लोगों को इन्फेक्शन फैलता जा रहा है, तो आपस में एक दूसरे को ब्लेम करना गलत बात है। सबसे पहला अफवाह, और जो कि बहुत ही वियर्ड है, कि अगर किसी को ये इन्फेक्शन होगा तो उनको मार दिया जाएगा। अरे कौन फैलाता है ऐसी बातें? प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल गलत बात है।
आप में से किसी को भी अगर इन्फेक्शन होगा तो उनको स्पेशल केयर दिया जाएगा, आइसोलेट करके निगरानी में रखा जाएगा और इलाज किया जाएगा। आइसोलेट करके आपकी सेहत का ख्याल रखा जाएगा और साथ में दूसरे लोग का भी। दूसरा अफवाह, सरकार ने अपने फायदे के लिए लॉकडाउन किया है। अभी जब तक कोई दवा या वैक्सीन नहीं आती है मार्केट में तो इसका एक ही इलाज है और वो है खुद को आइसोलेट करना, लॉकडाउन करना, ताकि इस वायरस को एक से दूसरे में फैलने से रोका जा सके। सरकार ने आपकी और हमारी जान बचाने के लिए यह कदम उठाया है। और एक अफवाह यह भी है कि जिस सैनिटाइजर से हम अपने हाथ की सफाई कर रहे हैं वो सैनिटाइजर में तो अल्कोहल होता है, तो क्यों ना शराब को हम अच्छे से पी ले, हमारा पूरा का पूरा शरीर ही सैनिटाइज हो जाएगा। ऐसा भूले से भी मत करिएगा। जिस अल्कोहल को पीने में इस्तेमाल किया जाता है वो इथाइल अल्कोहल है और जो सैनिटाइजर में यूज किया जाता है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। दोनों ही बिल्कुल अलग है। सैनिटाइजर को जबान पे लगाना आपके लिए नुकसानदेह होगा और अल्कोहल यानी शराब पीने से इम्यूनिटी और भी कम हो जाएगी, जिससे इन्फेक्शन का चांस और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी 5 दिन पहले का न्यूज़ है आंध्र प्रदेश में किसी एक जगह पे कि एक शराबी आदमी जिसको शराब नहीं मिला लॉकडाउन की वजह से, तो उसने डिप्रेशन में आकर के सैनिटाइजर ही पी लिया और वो मर गया। ईरान में एक अफवाह उड़ गया था कि मीथेनॉल पीने से कोरोना वायरस का इलाज हो जा रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने मीथेनॉल पी लिया और जिसकी वजह से 2800 लोग बहुत सीरियसली बीमार पड़ गए और 350 लोगों की मौत हो गई। मीथेनॉल के बारे में आपको बताता चलूं कि ये अल्कोहल का एक पॉइजनस फॉर्म है। इसका इस्तेमाल पाइपलाइंस में एंटी फ्रीज, ग्लास क्लीनर, फ्यूल यानी कि ईंधन, डीनेचर्ड अल्कोहल और स्पिरिट बनाने में किया जाता है। अगर मिथेनॉल को कोई इंसान 25 से 90 मिलीलीटर पी ले तो उसके लिए यह जानलेवा साबित हो सकता है। इसका सिर्फ 10 से 15 मिलीलीटर इंसान को पूरी तरह अंधा बना सकता है। एक और न्यूज़ है मार्केट में कि लहसुन यानी कि गार्लिक को पानी में बॉईल करके पीने से इसका इलाज हो सकता है। लहसुन खाने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका इस इन्फेक्शन के इलाज से कोई लेना देना नहीं है। अभी कोई भी हर्बल मेडिसिन नहीं बनाया गया है। और सबसे ज्यादा अफवाह जो उड़ रहे हैं वो दवाओं के बारे में। आयुर्वेदिक वालों ने इसका इलाज ढूंढ लिया है। इस बात को आयुर्वेदिक के हेड डिपार्टमेंट से भी कंफर्म किया गया और उन्होंने साफ कहा है कि हमने ऐसा कोई भी क्लेम नहीं किया है। और कितने लोगों ने जड़ी बूटियों से नई दवा बना के बेचना भी शुरू कर दिया है और लोगों ने खरीदना भी शुरू कर दिया है। क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इसका पक्का इलाज है। आपको जैसे मैंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में बताया कि ये एक मलेरिया के इलाज करने वाली दवा है जो कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह इंसान के जिस्म में काम करता है और अभी भी इस पे रिसर्च जारी है। ये एक पोटेंशियल मेडिसिन है, इसका इलाज में काम आ सकता है फ्यूचर में, लेकिन इसका सक्सेस रेट अभी सिर्फ 40% लोगों में देखा गया है, सभी में नहीं। और जिनको भी दिल की बीमारी है उनके लिए जानलेवा है। अभी इसको अप्रूव नहीं किया गया है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के नाम पे काफी सारी फेक दवाएं बनाई जा रही, काफी सारी नकली दवाएं बनाई जा रही है और लोग इससे मिलियंस का बिजनेस भी कर रहे हैं। इन नकली दवाओं की वजह से लोगों के सेहत पे काफी असर पड़ रहा है। आइए अब समझते हैं आज के कोविड-19 के दवाओं और रिसर्च के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए अब समझते हैं कि कोई भी नया दवा मार्केट में कैसे लाया जाता है। आपको बताता चलूं कि जब भी कोई नई बीमारी आती है तो उसके लिए नया दवा बनाने के लिए पहले वायरस को स्टडी किया जाता है साइंटिफिक रिसर्च करके। स्वैब कल्चर या ब्लड टेस्ट के जरिए इंसान के शरीर से वायरस को लेबोरेटरीज में लेके जाया जाता है और वहां पे माइक्रोस्कोप के जरिए उसको अच्छे से रीड किया जाता है। RT-PCR के जरिए इस पे रिसर्च किया जाता है और वायरस के जीनोम यानी जीन्स और सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ा जाता है और पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कौन सी दवा इस वायरस को आगे बढ़ने से रोक सकता है या उस वायरस को मार सकता है। आपने सुना होगा कि नए दवा को सबसे पहले जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद इंसान पे, उसके बाद उस दवा की एफिकेसी यानी क्षमता को चेक करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, जिसके 4 फेजेस हैं। सबसे पहले फेज में 20 से लेकर के 100 सेहतमंद इंसानों को दिया जाता है ताकि उसका साइड इफेक्ट्स को देखा जा सके, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को अच्छे से जांचा जा सके। इसमें मामला अगर ठीक रहा तो उसके बाद फिर ज्यादा लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है और फिर लास्ट में मार्केट में भेजा जाता है FDA के अप्रूवल के बाद।
FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि फूड और दवा को अप्रूव करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, और FDA एंड CDC के हिसाब से अभी जिन दवाओं पे रिसर्च जारी है वो ये दवाएं हैं। सबसे पहली दवा जो रेमडेसिविर, ये एंटीवायरल ड्रग है जिसको इबोला डिजीज और मार्बर्ग इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया था। क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जिसको मलेरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोपिनाविर और रिटोनाविर जो कि HIV का मेडिसिन है। और एक और दवा है जिसका नाम टोसिलीजुमैब है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी देखा गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन को जब साथ में इस्तेमाल किया जा रहा है तो अच्छा इफेक्ट आ रहा है। लेकिन ये सारी दवाएं अभी रिसर्च में हैं और इसमें से अभी कोई भी दवा 100% अप्रूव नहीं हुआ है। तो प्लीज किसी भी तरह की अफवाह का शिकार ना बने और अपने डॉक्टर के बताए हुए प्रिकॉशंस को अच्छे से मानें। अब ये वायरस का इंडिया पे क्या असर पड़ रहा है? इंडिया में अच्छी बात यह है कि वेस्टर्न मुल्कों के मुकाबले यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी मजबूत है, इसलिए ज्यादा केसेस अभी सामने नहीं आ रहे हैं। नेगेटिव बात यह है कि हमारे पास ज्यादा लोगों का टेस्ट नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास उतनी सुविधा और उतने रिसोर्सेज नहीं है। और पैरामीटर चेक करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे टेस्ट के मामले में हम लोग काफी पीछे हैं। 1 मिलियन यानी 10 लाख की आबादी पे सिर्फ 109 लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, जो कि दूसरे विकसित मुल्कों के मुकाबले में बहुत ही कम है। साउथ कोरिया ने दुनिया के सामने में एक मिसाल पेश किया है। मास टेस्टिंग किया गया, एक दिन में 15-15 हजार लोगों का टेस्ट किया गया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट करके पता किया गया और जो लोग इन्फेक्टेड थे उनका सही वक्त पे इलाज किया गया। रास्ते में जाने वाले, गाड़ी पे बैठने वाले, फोन पे रहने वाले हर इंसान में अगर सिम्टम्स दिखा तो उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और उनको सही टाइम पे इलाज दिया गया। और वहां पे सिर्फ सिम्टोमेटिक लोगों का ही लॉकडाउन किया गया, पूरे मुल्क को लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब तक कोई वैक्सीन या दवा नहीं आता है इस बीमारी का, तो इसका सबसे अच्छा इलाज है अपने आप को लॉकडाउन करके रखना, यानी कि अपने आप को सेफ करके रखना। हमारे सरकार ने सही वक्त पे फैसला लिया लॉकडाउन करने का, लेकिन इस लॉकडाउन को अगर सिर्फ 70% लोग फॉलो करेंगे और अगर के 30% लोग फॉलो नहीं करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी भी कितनी जगहों पे ये देखा गया कि लोग बाहर सुकून और मजे में घूम रहे हैं और एक साथ काफी जगह पे इकट्ठे भी हो रहे हैं और पुलिस की गाड़ी की आवाज आते ही वो भाग जाते हैं। समझने की कोशिश करिए कि ये आपकी जिंदगी और आपके सेहतमंद रखने के लिए ही किया गया है। एक इंसान का इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों को महंगा पड़ सकता है। ज्यादा लोगों का टेस्ट नहीं होगा तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि हम में से कौन इन्फेक्टेड है और कौन सेहतमंद। तो जब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट नहीं होगा तो ज्यादा पॉजिटिव केसेस हमारे सामने नहीं आएंगे। तो इस खुशफहमी में मत रहिए कि हिंदुस्तान में ज्यादा असर नहीं कर पाएगा ये वायरस। आज 16 अप्रैल के सुबह तक इंडिया में 12,000 केसेस से ज्यादा पॉजिटिव आ चुके हैं। तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ 12,000 लोग ही इन्फेक्टेड है कोरोना से। 12,000 का मतलब है कि कम से कम 1,20,000 से ज्यादा लोग हैं जो कि इन्फेक्टेड घूम रहे हैं। वो इसलिए कि 12,000 लोग जिनका पॉजिटिव आया है उनका टेस्ट सिम्टम्स आने के बाद में किया गया था। ये इन्फेक्शन जब एक इंसान को हो जाए तो पहले 2 से 7 दिन तक कोई भी सिम्टम्स नहीं आता है, लेकिन वो दूसरों को आसानी से इन्फेक्शन दे सकता है। तो अभी भी लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो करने की जरूरत है, अपने आप को सेफ रखने की बहुत जरूरत है। अमेरिका और इटली में एक एक दिन में 1000 लोगों की मौत हो रही है। वो इतने ज्यादा डेवलप्ड होने के बाद भी उनके पास हॉस्पिटल बेड्स, डॉक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पड़ गई है और वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उस फेज में इंडिया अगर पहुंच गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा इसका सामना करना। आज 16 अप्रैल के सुबह तक पूरे दुनिया में 20,70,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं और 1,32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इंडिया में लगभग 390 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे महामारी से लड़ने के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स यानी डॉक्टर्स, नर्सेज और जो भी स्टाफ हैं हॉस्पिटल में, वो सबसे आगे खड़े हैं। लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो करने के लिए हर जगह पे पुलिस लगी हुई है। ये सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना आप सबकी हिफाजत कर रहे हैं। और ऐसे माहौल में जब न्यूज आता है कि डॉक्टर्स पे किसी ने हाथ उठा दिया या पुलिस पे किसी ने अटैक कर दिया, तो मान के चलिए लोगों का इंसानियत से यकीन उठ जाएगा। प्लीज ऐसा मत करिए। डॉक्टर्स और पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आते हैं,
प्लीज उसको फॉलो करिए, इसी में हम सबकी भलाई है। लॉकडाउन को फॉलो करिए, आपकी हिफाजत ही पूरे मुल्क की हिफाजत है। डॉक्टर्स के बताए हुए सारे प्रिकॉशंस को मानिए, एक दूसरे की मदद करिए, सेफ रहिए और सेहतमंद रहिए। थैंक यू सो मच।